हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये हमारा लॉ ऑफ थॉट का थर्ड लेक्चर है। हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में मीनिंग नेचर डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी। नाउ हमने प्रीवियस चैप्टर उसमें पढ़े हैं दैट मैक्सिम इंजूरिया साइन डेमनो, मतलब जिसका है कि हमारे लीगल जो राइट है वो वॉयलेट होने चाहिए टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर टॉट। वो हमें प्रूव करना है दैट देयर इज सम काइंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट। अब डैमेजेस हुए या नहीं हुए इट्स इररेलेवेंट। एश पे वर्सेस वाइट का हमने केस किया। नाउ अगर एक्शन लिया गया और प्लेंटिफ प्रूव कर देता है दैट देयर एग्जिस्ट ऑल द एसेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉट, तो डिफेंडेंट लायबल होगा। अब डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करवाने के लिए प्ली कर सकता है कुछ डिफेंसेस को, जो ये जो डिफेंसेस है ना ये लॉफुली रिकॉग्नाइज्ड है। दो तरीके के डिफेंसेस हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं। एक तो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर टॉट के अगेंस्ट ही हम सिर्फ क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेफामेशन है, उस केसेस में क्या है, जैसे प्रिविलेज हो गया, फेयर कमेंट हो गया, गुड फेथ हो गया, ये कुछ ऐसे डिफेंसेस है जो हम पर्टिकुलर टॉट जैसे डेफामेशन के अगेंस्ट ही हम सिर्फ प्ली कर सकते हैं। वही हमारे पास कुछ जर्नल डिफेंसेस होते हैं जो अप्लाई होते हैं ब्रॉडली बहुत सारी कैटेगरी ऑफ टॉट्स के ऊपर, वो किसी एक पर्टिकुलर टॉट पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो स्पेसिफिक डिफेंसेस जो एक स्पेसिफिक टॉट के अगेंस्ट प्ली किया जाता है, जर्नल डिफेंसेस जो इन जर्नल है ब्रॉडली बहुत सारे टॉर्च पे भी अप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है? ये हमारा एक्सीडेंट के केसेस में हम अप्लाई करवा सकते हैं, डेफॉर्मेशन के केसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेसपास के केसेस में हम अप्लाई करवा सकते हैं। तो देयर आर मेनी इंस्टांसेस कि एक पर्टिकुलर जो डिफेंस है वो बहुत जगह पे एप्लीकेबल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बहुत सारे अलग अलग डिफेंसेस, ये जो जर्नल डिफेंसेस है वो अप्लाई होते हो। ठीक है। नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस 8 काइंड ऑफ जर्नल डिफेंसेस जो हमें दिए गए हैं। पहला है कंसेंट, दैट इज वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अगर वॉलेंटरी कोई चीज के लिए परमिट कर रहा है, देन उसको कोई हार्म सफर होता है, देन हम प्ली ले सकते हैं दैट उनका वॉलंटरी कंसेंट था। अगर कोई हार्म सफर किया है उन्होंने, तो वी आर नॉट लाइबल फॉर दैट। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, जहाँ पे प्लेंटिफ की खुद की गलती है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, कुछ ऐसा एक्सीडेंट जो अनफोर्सीनेबल है, देखा ही नहीं जा सकता था, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं, जो सुप्रीम पावर्स के कंट्रोल में है, हमारे ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, विच कैन नेवर बी कंट्रोल और प्रिवेंटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, फिर उसके बाद टॉर्नेडोज हो गए, साइक्लोन्स हो गए, दीज आर नेचुरल इंस्टेंसेस जो कि सिर्फ एक नेचर के कंट्रोल में है, सुप्रीम फोर्स के कंट्रोल में है। प्राइवेट डिफेंस, दिस इज ऑलवेज अवेलेबल अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। अगर कोई रॉन्ग डूअर से अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए अगर हम उसको हार्म इन्फ्लिक्ट करते हैं, देन हम प्ली कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस की कि मैंने तो सिर्फ अपना इन पर्सन और प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ही हार्म कॉज किया है। फिर मिस्टेक, जर्नली मिस्टेक ऑफ लॉ तो कभी भी हम अप्लाई नहीं करते। मिस्टेक ऑफ लॉ कभी प्ली नहीं किया जा सकता एज अ डिफेंस। हमारा मैक्सिम भी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। फिर उसके बाद है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो है वो हाँ, यहाँ पे कुछ केसेस में हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ले सकते हैं एज अ जनरल डिफेंस, अदरवाइज हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी कंसिडर नहीं करते। फिर नेसेसिटी, जहाँ पे कुछ ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ छोटा हार्म करना पड़ा, तो ये नेसेसिटी का डिफेंस हम ले सकते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आ गया, जहाँ पे लेजिस्लेचर खुद ऑथोराइज कर रहा है, तो उन केसेस में भी डिफेंडेंट जो होंगे वो ये प्ली कर सकते हैं और अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करवा सकते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सिर्फ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया कवर कर रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा है। तो एक लेक्चर में ये कवर होगा, सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें रेस्ट ऑफ द डिफेंसेस विल बी कवर्ड। नाउ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या है? टू अ विलिंग पर्सन इट इज नॉट नो रॉन्ग। अगर कोई पर्सन खुद विल वॉलंटरी कंसेंट दे रहा है टू सफर अ हार्म, दिस पर्टिकुलर कंसेंट, voluntary consent, can serve as a good defense against him.
defendant can take a plea of voluntary non-fit injuria. Now this particular consent जिसकी हम बात करें कि voluntary दिया है, या तो वो express हो सकता है या implied हो सकता है. express by words, जैसे मैंने घर पे किसी गेस्ट को इनवाइट किया. अब अगर वो घर पे मेरे आते हैं गेस्ट, फिर मैं उनके अगेंस्ट ट्रेसपास का सूट नहीं फाइल कर सकती. मैं नहीं कह सकती डिफेंडेंट के पास वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस अवेलेबल होगा कि इन्होंने मेरे को खुद इनवाइट किया था और अब ये मेरे को ट्रेसपास के लिए स्यू कर रही हैं. सर्जन के केसेस में, डॉक्टर के केसेस में, हम मैं उनको ऑपरेशन के लिए कंसेंट दे रही हूँ टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन मी, और अगर वो कर देते हैं और उसके बाद मैं उनको स्यू नहीं कर सकती, और अगर कर दिया तो डिफेंडेंट के पास ये जो डिफेंस है वो अवेलेबल है. दिस इज एक्सप्रेस, जो मैं खुद एक्सप्रेस कर रही हूँ. फिर उसके बाद इम्प्लाइड कंसेंट. इम्प्लाइड कंसेंट है जैसे प्लेयर्स के केसेस में, अब कोई गेम खेलने जा रहा है, दे हैव इम्प्लाइड कंसेंट कि अगर ड्यूरिंग द गेम मेरे लॉफुली अगर खेला जा रहा है तो चांसेस है, हमें रिस्क है कि हमें इंजरी हो सकती है, तो वहां पे उनका इम्प्लाइड कंसेंट है, और वो हम जो है वो उनके कंडक्ट से इन्फर कर सकते हैं. स्पेक्टेटर्स गेम देखने जाते हैं, कोई शो देखने जा रहे हैं, दे हैव एन इम्प्लाइड कंसेंट कि उस शो के दौरान या उस गेम के दौरान मेरे को कोई इंजरी या रिस्क है इंजर्ड होने का. जैसे हम स्टेडियम में गए, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मेरे को पता है कि अगर शॉट लगा बॉल आ सकती है, मेरे को हिट कर सकती है, फिर भी मैं वो शो देखने जा रही हूँ, मैं वहां बैठी हूँ, तो आई हैव एन इम्प्लाइड कंसेंट फॉर द सेम टू बेयर दैट रिस्क. अब अगर मेरे को ड्यूरिंग द मैच मेरे को कोई इंजरी होती है, तो मैं कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकती कि आपकी बॉल से मेरे को हिट हुआ, मेरे को कंपनसेट करो. नहीं, उन केसेस में मैं बिल्कुल भी जो है कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकती. डिपेंडेंट के पास वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस अवेलेबल होगा. अब जो एक्ट हार्म कॉज कर रहा है वो बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए टू द लिमिट जिसके लिए मैंने कंसेंट दिया है. अब यही एग्जांपल ले लो, मैंने घर पे इनवाइट किया था गेस्ट को, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठिए. ठीक है. अब क्या होता है कि वो जो गेस्ट है वो मेरे ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो होम ऑफिस सेटअप किया है वो वहां पे चले गए, या बेडरूम में चले गए, या कहीं और उठ के जा रहे हैं विदाउट माय परमिशन, विदाउट माय कंसेंट, तो मैं उनको ट्रेसपास के लिए स्यू कर सकती हूँ. अब जैसे इम्प्लाइड कंसेंट होता है पोस्ट ऑफिस, सॉरी, पोस्टमैन का ले लो आप. पोस्टमैन के लिए हमारा इम्प्लाइड कंसेंट होता है कि हमारी प्रेमाइसेस में वो कुछ लेवल तक आके, कुछ लिमिट तक आके वो हमें पोस्ट डिलीवर कर सकते हैं. अब हमारा इम्प्लाइड कंसेंट क्या होता है कि उस लिमिट तक कि आप यहाँ से डिलीवर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं. अब जैसे हमारे मेन गेट से अंदर आए, कोर्ट यार्ड में उन्होंने हमें दिया, दैट्स फाइन, पर अगर वो हमारे रूम में आ रहे हैं, ठीक है, हमारे लिविंग एरिया में आ रहे हैं, या घर के अंदर एंटर करे हैं विदाउट आवर परमिशन, तो वो उनका एक्ट क्या हो जाएगा, इट गोज बियॉन्ड द लिमिट टू विच वी हैव कंसेंटेड. यहाँ पे इम्प्लाइड चाहे कंसेंट था हमारा, पर वो उस लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो अगर उससे मेरे को कोई हार्म हो रहा है तो मैं डिफेंडेंट को लाइबल कर सकती हूँ, मैं डिफेंडेंट से कंपनसेशन ले सकती हूँ, मैं उनको स्यू कर सकती हूँ फॉर द सेम एक्ट. एग्जाम्पल यहाँ पे सर्जन का ले लो, मैंने ऑपरेशन के लिए उनको कंसेंट दिया, अब उन्होंने निग्लिजेंटली ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट रहने दी, ठीक है, या उन्होंने ऑपरेशन किसी और चीज के लिए कंसेंट दी थी, उन्होंने कुछ और कर दिया, तो यहाँ पे सर्जन के पार्ट पे निग्लिजेंस थी. अब उस निग्लिजेंस के लिए तो मैंने कंसेंट नहीं दिया था, तो इन केसेस में जो हमारा एक्ट है टू विच वी हैव कंसेंटेड, और जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने किया वो एक्सीड हो रहा है उस कंसेंटेड लिमिट से, तो यहाँ पे वो लाइबल होंगे और उनको ये डिफेंस वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का नहीं मिलेगा. फिर उसके बाद है जैसे प्लेयर है, प्लेयर ने तो इम्प्लाइड कंसेंट दिया था कि गेम के दौरान मेरे को कोई इंजरी हो, पर वो गेम लॉफुली खेला जाना चाहिए, ठीक है. अब अगर कोई अनदर प्लेयर डेलिबरेटली उस प्लेयर को हिट कर रहा है और इंजरी कॉज कर रहा है, देन ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, वो प्ली नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं किया जाएगा
क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसेंट था वो था कि रिस्क अगर लॉफुली गेम को खेला जा रहा है, अब कोई दूसरा पर्सन विद द इल मोटिव और इल इंटेंशन से किसी को हार्म कॉज कर रहा है, डेलिबरेटली वो एक्ट कर रहा है जिससे प्लेयर को इंजरी हो, तो उसके लिए तो कंसेंट नहीं दिया था, चाहे वो एक्सप्रेस था चाहे इम्प्लाइड था। एक्सप्रेस था ही नहीं, तो इम्प्लाइड कंसेंट भी यहाँ पे अप्लाई हम नहीं करवा सकते, हम नहीं कह सकते कि इम्प्लाइड कंसेंट था। फिर उसके बाद है, देखो यहाँ पे ना 5 मैंने लिखे हैं केस लॉस। अब ये केस लॉस के नाम अ, वैसे तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाले पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। रेस्ट ऑफ द केसेस जो आगे डिस्कस होंगे वो आप चाहे केस के नाम मत पढ़ना, बट एज एन इलस्ट्रेशन उसको देख लेना। अगर जब हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं अपनी, तो वहां पे जो जो केसेस आएंगे आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम सारे के सारे केस लॉज याद करें। बट यस, विद रिविजन ये आपको याद हो जाएंगे, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब रेलिवेंट केस लॉज इसके रिलेटेड देखो, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब है। अब ये ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब जो है इनका ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है। यहाँ पे शो हो रहा था मोटर रेसिंग का, वहां पे दो कार कोलाइड करती है, आपस में कोलिजन होता है जिसकी वजह से एक कार जो है वो स्पेक्टेटर्स पे जाके गिरती है। अब यहाँ पे जो हमारे प्लेंटिफ है वो स्पेक्टेटर्स थे इन दैट कोलिजन, उनको इंजरी हो जाती है। इन दैट कोलिजन मतलब जो कार स्पेक्टेटर्स पे गिरती है उनमें से ये प्लेंटिफ थे और उन पे गिरी, इंजरी हुई। दे ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, पर डिफेंडेंट ने प्ले लिया कि इनका वॉलंटरी कंसेंट था यहाँ पे। तो कोर्ट ने बोला कि अगर प्लेंटिफ एक्सेप्ट कर रहा है ना इनहेरेंट रिस्क ऑफ इंजरी जो देखी जा सकती है स्पोर्ट्स वगैरह में, तो डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनती। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम गेम्स या शो में जाते हैं तो ये बहुत सारे कोर्ट्स ने भी रूल किया है कि ऐसे शोज में या ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्ट्स वगैरह में, हाँ, पता है कि कोई रिस्क ऑफ इंजरी है जो हम देख सकते हैं कि हाँ इतनी स्पीड से जाती है तो हो सकती है हमें इंजरी। तो अब यहाँ पे लेटर ऑन वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे उनका क्या हो जाता है, इम्प्लाइड कंसेंट है यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद है पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायका का केस है। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो ड्राइवर है, ओनर के कहने पे वो जीप लेके जाते हैं फ्यूल रिफिल करवाने के लिए। अब दो स्ट्रेंजर उनको रास्ते में मिलते हैं और वो वॉलंटरी लिफ्ट लेते हैं उनसे। ऑल ऑफ द सडन क्या होता है कि जो फ्रंट व्हील है उसका बोल्ट जो है इट गिव्स अवे, और जीप जो है वो ओवरटर्न कर जाती है जिसकी वजह से इंजरीज आती है और एक फेटेलिटी होती है, मतलब एक जना जिसने स्ट्रेंजर ने, दो ने लिफ्ट ली थी, एक की डेथ हो जाती है। अब इस केस में कोर्ट ने बोला कि ना तो डिफेंडेंट जो ओनर है ना ही उसका ड्राइवर जो है वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात कि जो एक्सीडेंट था वो अनफोर्सीनेबल इन नेचर था। ठीक है, इनएविटेबल मतलब हमारी चाहे रीजनेबल हमने केयर वहां पे एक्सरसाइज किया फिर भी वो कुछ ऐसी चीज थी जो देखी नहीं जा सकती थी, एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो चीज हो गई, तो उसके लिए पर्सन लायबल नहीं होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे उस स्ट्रेंजर्स का वॉलंटरी कंसेंट था। अब आप सड़क पे जाते हो तो आपको पता है कि फोर व्हीलर से टू व्हीलर से आप जा रहे हो तो रिस्क है, एक्सीडेंट होने के चांसेस तो है, हो या ना हो इट्स इरेलीवेंट। पर आपको पता है कि अगर आप ऐसे उससे जा रहे हो तो एक्सीडेंट पॉसिबल है। अब आप जानते हुए भी रिस्क ले रहे हो, तो अगर आपको अब कोई इंजरी हो रही है तो आप अब ड्राइवर को लाइबल नहीं करवा सकते उस चीज के लिए। ठीक है। देन फिर वोल्ड्रिज वर्सेस समना का केस है। यहाँ पे एक फोटोग्राफर है, वो हॉर्स शो देखने जाते हैं एंड ही गॉट इंजर्ड बाय अ ग्लोपिंग हॉर्स ड्यूरिंग द हॉर्स शो। अब दे मेड डिफेंडेंट दे sue डिफेंडेंट फॉर द सेम। तो कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट के पार्ट पे सिर्फ ड्यूटी ऑफ केयर होती है, ड्यूटी ऑफ स्किल नहीं होती, तो इसलिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। पहली बात, जब आप ऐसे शो देखने जाते हो ड्यूरिंग द गेम और कंपटीशन, रिस्क है इंजरी का स्पेक्टेटर्स को, तो आप इम्प्लाइडली कंसेंट कर रहे हो उस चीज के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि
ये चीजें जो हैं वो, कि ये भी छोड़ो कि आपने इम्प्लाइड कंसेंट दिया है, जो चीज है यहाँ पे वो है कि हम एरर ऑफ कोई जजमेंट है या लैप्स ऑफ स्किल है, वो तो इररेलेवेंट है ना ऐसी चीजें डिसाइड करने में। डिफेंडेंट के पार्ट पे सिर्फ एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी ऑफ केयर, जो डिफेंडेंट ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की। अब किसी एरर ऑफ जजमेंट से या लैप्स ऑफ स्किल की वजह से अगर उनको किसी को कोई इंजरी होती है तो डिफेंडेंट वुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही ज्यादा रेकलेस था, स्पेक्टेटर्स की सेफ्टी को लेके बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, देयर वाज कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द स्पेक्टेटर सेफ्टी। उन केसेस में हम बोल सकते हैं कि डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनती है, पर जहाँ पे डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर अच्छे से एक्सरसाइज किया, वहां पे डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। फिर है थॉमस वर्सेस क्वार्टरमाइन का केस। यहाँ पे एक ब्यूररी थी, एम्प्लॉयर जो है उसको पता है दैट देयर इज अ बॉइलिंग वैट। अब ही वाज स्कैल्डेड जब वो ओपन करा था वैट का लिड। अब उसके बीच में वैट में गिरने की वजह से, बॉइलिंग वाटर था, गिरने की वजह से उसको बर्न इंजरीज आई। अब वो स्यू कर रहा है इस चीज के लिए डिफेंडेंट को कि उसको इंजरीज आई है, पर यहाँ पे उन्होंने डिफेंडेंट ने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लिया और वो सक्सेसफुली मिल भी गया। बोला कि कोई लाइबिलिटी नहीं है डिफेंडेंट की। क्यों? क्योंकि देखो, अब आपको पता है बॉइलिंग वैट है, यू शुड हैव टू बी केयरफुल। आपको पता है आप चीज उस पे काम कर रहे हो, यू नो एवरी रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। उसको देखते हुए भी आप नोइंगली उसको फेस कर रहे हो, तो आपका वॉलंटरी कंसेंट है उस चीज में। अब लास्ट केस था इसमें अलॉट वर्सेस विल्स का। यहाँ पे डिफेंडेंट जो है उसने अपने लैंड पे स्प्रिंग गन्स लगा रखी है और उसका नोटिस भी लगा लगा रखा है दैट इस लैंड पे स्प्रिंग गन्स है। नोइंग द फैक्ट, ट्रेसपासर फिर भी वहां पे एंटर करता है, ट्रेसपास करता है लैंड पे। अब जो इंजरीज हुई उसको स्प्रिंग गन की वजह से, उसने डिफेंडेंट को सू कर दिया कि भाई मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए इसका। पर कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट की तरफ से तो वार्निंग भी थी, नोटिस लगा हुआ था। स्टिल ट्रेसपासर का यहाँ पे क्या बन जाएगा? इम्प्लाइड कंसेंट है भाई, आप खुद जा रहे हो उस पे पता होने के बावजूद भी, तो आप लाइबल हो गए यहाँ पे। अब देखो हमारे घर पे जैसे ब्रोकन ग्लासेस हम ऐसे दीवारों पे लगा देते हैं, या वो कांटे वाली नुकीली तारें हम बांध देते हैं, फेंस कर देते हैं, सो दैट कि हम ट्रेसपासर्स वगैरह से हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या हमारे घर पे फियर्स कोई डॉग है, ट्रेसपासर एंटर करता है और एंटर करते हुए उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पे डिफेंडेंट हम लोग लाइबल नहीं होंगे, इवन दो उसको कोई डैमेज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वॉलंटरी उस रिस्क को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ यहाँ पे वॉलंटरी हम बात करें तो मतलब कि जो कंसेंट है वो हमारा फ्री होना चाहिए, कोई फ्रॉड, कोई कंपल्शन या कोई मिस्टेकन इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो उसको हम एज अ गुड डिफेंस नहीं मानेंगे। अब ये चीज पहले भी बोली कि जो कंसेंट है वो हमेशा उस उतने एक्ट के लिए हो जो डिफेंडेंट ने किया है। अगर वो डिफेंडेंट का एक्ट जो है वो उस कंसेंटेड एक्ट से एक्सीड कर जाता है, तो वहां पे ये हम जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का हमारा मैक्सिम है वो हम प्ली नहीं कर सकते, सक्सेसफुल ही नहीं होगा। इस पे बहुत अच्छा एक केस लॉ है, ये आप एज अ इलस्ट्रेशन देख लो इसे, कि जो प्लेंटिफ थी, शी वॉज अराउंड 40 year old married woman. She had developed some painful lumps in her breast and she consented for the surgery. And while operating upon her, without any justification or there was no link of that painful lumps with her uterus, उसका uterus remove कर दिया गया। Now, plaintiff brought an action against the hospital and the court held that hospital is liable for the deficiency in services. अब देखो, जो कंसेंट था वो किसके लिए दिया गया था? लम्स के लिए, कि आपको मेरे लम्स निकालने हैं सिर्फ, ठीक है। ऑपरेशन इसके लिए था, बट उन्होंने क्या किया? दे रिमूव द यूट्रस एज वेल, जिसके लिए उसने कंसेंट दिया ही नहीं था, एंड दिस इज टू विदाउट एनी जस्टिफिकेशन।
तो यहाँ पे जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस था वो यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अगर कोई जो कंसेंट है वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है तो हम कहेंगे कि वो कोई भी हम कंसेंट जो है बाय फ्रॉड लिया गया है तो वो कोई डिफेंस नहीं है। जैसे हग्टी वर्सेस शाइन का केस है। अब इसमें प्लेंटिफ्स पैरामोर इन्फेक्टेड हर विद वल्नरेबल डिसीज एंड शी ब्रॉट एन एक्शन फॉर असॉल्ट। अब हुआ क्या, जब कोर्ट ने डिसाइड किया तो उन्होंने दो ऑब्जर्वेशंस दी कि ये जो एक्शन है वो फेल हो रहा है दो उस पे। डिफेंडेंट ने वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया प्ली किया तो कोर्ट ने बोला कि अगर सिर्फ डिसीज का नॉन डिस्क्लोजर था, वो इतना फ्रॉड नहीं है कि आपका कंसेंट विशिएट कर देगा। दूसरा, एक्सटर्पी कॉजा नॉन और राइटर एक्शु, मतलब किसी इमोरल कॉज से हम नहीं बोल सकते कि कोई एक्शन अराइज हो रहा है। अब जैसे क्रिमिनल केसेस में भी हमने देखा है, वहां पे भी बोला है कि अगर कोई submission here to the intercourse and this submission was obtained by fraud, then we can say that there is no implied consent for the same, कि कोई consent नहीं है वहां पे, हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये दो केसेस हैं, आर वर्सेस विलियम का, आर वर्सेस क्लेरेंस का। यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि अगर जो सबमिशन है वो दो वॉलंटरी है बट इट वाज obtained अंडर द pretext ऑफ एनी फ्रॉड और एनी डिसीट, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर कंसेंट था वो विशिएट हो जाएगा और हम जो है ये डिफेंडेंट जो है वो प्ली नहीं कर सकता वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्योंकि इट वाज obtained बाय फ्रॉड। अब जैसे यहाँ पे टीचर है, वहाँ ही वाज एक्यूज फॉर रेप, उन्होंने तो वेरी नेचर ऑफ द एक्ट था ना, उसके लिए ही विक्टिम को डिसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस केस में इन्होंने बोला दैट what he was doing is a surgical operation or it's an it kind of operation by which जो विक्टिम की वॉइस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। नाउ अब जो वेरी नेचर है, कोर नेचर है एक्ट का, उसी के लिए डिसीव किया गया है। ठीक है। तो इस केस में बोला कि जो कंसेंट है वो इनवैलिड है क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट डिसेप्शन से ऑब्टेन किया गया है, तो फ्रॉड विशिएट कंसेंट। While on the other hand, R versus Clarence के केस में husband transmitted diseases to the wife in the intercourse। अब यहाँ पे बोला गया कोर्ट ने कि वाइफ वॉज अवेयर ऑफ द एक्ट, और जो नेचर था एक्ट का उसके लिए तो शी वॉज अवेयर, उसके लिए कंसेंट दी। ओनली वट शी वॉज अनअवेयर अबाउट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। तो कंसेंट यहाँ पे वैलिड होगा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता था, तो कंसेंट इज वेरी मच वैलिड। तो फ्रॉड जो है वो कंसेंट को कब विशिएट करेगा, जब जो इंड्यूसमेंट है वो ऐसी मिस्टेक करने के लिए इंड्यूस कर रही है, जो फ्रॉड है वो ऐसा मिस्टेक कमिट करने के लिए इंड्यूस कर रही है जो मिस्टेक किसके रिगार्डिंग है, टू द रियल नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है। फिर अगर कोई कंसेंट हमने किसी कंपल्शन के अंडर लिया, अब बोला गया है कि जब भी हम कंसेंट देंगे तो वो फ्री होना चाहिए, पर जहाँ पे हमें कोई चॉइस ही नहीं है, ऐसी कोई कंपेलिंग सिचुएशन है कि हमें रिस्क लेना ही पड़ा, अदरवाइज जो हम नहीं लेते। ठीक है। हमने कभी वो काम करना ही नहीं था जो हमें करना पड़ा अंडर कंपल्शन। अब ये ज्यादातर केसेस होते हैं मास्टर सर्वेंट के केसेस। अब जो विलिंगनेस है कि उसने विलफुली किया है या नहीं किया, वो क्या है, हमारी एबिलिटी टू चूज फ्रीली। अब ये एबिलिटी टू चूज फ्रीली कैसे डिटरमाइन होगी, पहला कि हमें सर्कमस्टांसेस के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरा, विदाउट एनी सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट या विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस पर्सन की विल थी, उस जो एक को उस सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट किया उसने। ठीक है। ही विलफुली कंसेंटेड टू द सेम। अब वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया में बोला है अगर तो विलफुली है, मतलब
कंप्लीटली सर्कमस्टांसेस के बारे में पता था, फिर भी विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस उसने वो चीज की, एक्सेप्ट की। तो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस अवेलेबल होगा। अगर अंडर कंपल्शन किया है तो अवेलेबल नहीं होगा। और अगर सिर्फ मेयर नॉलेज थी उसके पार्ट पे, डिफेंडेंट के पार्ट पे या प्लेंटिफ के पार्ट पे, सॉरी यहाँ पे प्लेंटिफ के पार्ट पे, अगर सिर्फ मेयर नॉलेज थी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका दैट पर्टिकुलर एक्ट के लिए इम्प्लाइड कंसेंट भी है। तो जब भी मैक्सिम अप्लाई करना है तो वी व्हाट वी हैव टू सी इज कि प्लेंटिफ न्यू द रिस्क, नोइंग द सेम उसने एग्री किया उसको सफर करने के लिए। मेयर नॉलेज इज नो कंसेंट। यहाँ पे दो बहुत ही अच्छे केसेस है, स्मिथ वर्सेस बेकर का केस आपके पीवाईक्यूज में भी आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, बोवेटो वर्सेस रॉले रेगिस कॉर्पोरेशन का केस है। जो कार ड्राइवर है प्लेंटिफ, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू ड्राइव अ नोन टू बॉल्ट हॉर्स, जो पता है कि बहुत ज्यादा फेयर से कंट्रोल नहीं होता और जिससे इंजरी हो सकती है। प्लेंटिफ प्रोटेस्टेड फॉर द सेम बट unfortunately he had to obey the order, or later on plaintiff got suffered injuries when the horse bolted. अब प्ली किया गया डिफेंडेंट के द्वारा कि भाई नहीं, इन्होंने वॉलंटरी कंसेंट दिया था, वो खुद लेके गए हैं हॉर्स को, तो उनको पता था, दे हैव कंसेंटेड टू द सेम। अब कोर्ट ने बोला कि ये डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला बात तो जो प्लेंटिफ था वो रिलक्टेंट था obey करने के लिए, और सिर्फ जो एंड विदाउट एग्रीइंग टू बेयर द रिस्क, सिर्फ नॉलेज थी उसके पार्ट पे, और अंडर कंपल्शन उसने वो चीज की है, ओबे नहीं करा था उसने। ओबे इन द सेंस कि वो एग्री नहीं करा था उस रिस्क को बेयर करने के लिए। तो जो मैक्सिम है, ऐसे मैक्सिम हम मास्टर और सर्वेंट के केसेस में जब हमने करना है तो एक्सट्रीम कॉशन के साथ देखना पड़ेगा वेदर वहां पे उनका वॉलंटरी कंसेंट था या अंडर कंपल्शन था कोई, और रिलक्टेंस थी प्लेंटिफ के पार्ट पे, और सिर्फ नॉलेज थी, एग्री नहीं किया था उन्होंने। जैसे एक और एग्जांपल है, प्लेंटिफ जो है वो वर्कर है, ऑपरेट कर रहे थे ड्रिल ड्रिल रॉक कटिंग के लिए। अब वो एक क्रेन के पास ऐसे काम कर रहे हैं, और जो क्रेन है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जो है रॉक्स ट्रांसफर कर रही है। और जब ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो प्लेंटिफ के हेड के ऊपर से ये जा रहा है। एंड वाइल ट्रांसफरिंग दिस, अब ही वॉज बिजी इन हिज वर्क ऑफ रॉक कटिंग, और जब ये जा रहा था तो एक स्टोन इनके ऊपर गिर जाता है एंड ही गॉट इंजर्ड। अब उन्होंने स्यू किया डिफेंडेंट को। तो बोला गया कि जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर के पार्ट पर निग्लिजेंस थी, क्योंकि उन्हें वार्निंग ही नहीं दी अबाउट द रिकरिंग डेंजर, जिसकी वजह से उनकी लाइबिलिटी अब बनती है। दूसरा, कि वर्कर की यहाँ पे सिर्फ नॉलेज है ऑफ द रिस्क, उन्होंने एज्यूम नहीं किया, वॉलंटरी एज्यूम नहीं किया कि हाँ पत्थर मेरे ऊपर गिर भी जाएगा तो मैं आपको अपनी कंपनसेशन नहीं ले सकता, या मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, नहीं। ही ओनली नो द रिस्क बट ही डिड नॉट गिव एनी वॉलंटरी कंसेंट फॉर द सेम। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और नोइंग द सेम अगर कोई वर्कमैन या एम्प्लॉय जो है उन जो इंस्ट्रक्शन है उनको कॉन्ट्रावीन कर देता है, ठीक है, कंप्लीटली डिसरिगार्डेड देम, तो हम कह सकते हैं ये डिफेंस जो है अवेलेबल होगा डिफेंडेंट को। जैसे यहाँ पे क्या है, इम्पेरल केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस शेटवेल का केस है। ये एपिलेट का केस है। अब पहले क्या हुआ था, दो ब्रदर्स थे, जॉर्ज एंड जेम्स शेटवेल, जॉर्ज शेटवेल और जेम्स शेटवेल, ये दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और इन्होंने सेफ्टी रूल्स जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिए गए थे उनको फॉलो नहीं किया। कुछ टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे किसी चीज पे, और जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ एट द वर्क प्लेस, जिसमें जॉर्ज को इंजरीज हुई। नाउ ही सीयू द कंपनी फॉर द सेम, और बोला कि आपका एम्प्लॉय था, तो कंपनी जो है वो वाइकेरियसली लाइबल होगी उसके ब्रदर के एक्शन पे। तो ना हो यहाँ पे कोर्ट ने बोला गया कि हमें ये नहीं चीज समझ आ रही कि आप दोनों के बीच में कंसेंट था, पहली चीज।
तो आपने रूल ब्रेक की, ठीक है, आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे आपने कुछ भी नहीं लिया। अब फिर उसके बाद आपका कंसेंट भी था। अब अगर कोई इंजरीज हुई है तो वी डोंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट कि आप जो कंपनी है उनको आप रोको कि भाई आप वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो नहीं ले सकते। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कंप्लीट डिसरिगार्ड था टू द सेफ्टी प्रोसीजर्स, और वो करते हुए भी आपने कॉन्ट्राविन करते हुए आपने कोई वॉलंटरी कंसेंट दिया है और आपको उससे कोई इंजरी सफर हुई है, तो लेटर ऑन यू कैन नॉट स्यू द कंपनी फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस मिला, एंड द कंपनी हेल्ड नॉट लाइबल फॉर द एनी फॉर एनी compensation or for the injury caused to the जॉर्ज। अब एक और केस है। लेडी को पता था कि जो ड्राइवर है उसने ड्रिंक कर रखी है। शी डिस्पाइट कि वो कोई और ऑल्टरनेटिव लेती, वो उस ड्राइवर के साथ ही गए। ड्यू टू द ड्राइवर नेग्लिजेंस एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ड्राइवर की डेथ हो जाती है। शी सफर्ड इंजरीज, और ये क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कंपनसेशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ड्राइवर। अब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लिया गया कि शी वॉलंटरी एग्रीज टू ट्रेवल विद द ड्राइवर। अब अगर उनको कोई इंजरीज हुई है तो ड्राइवर या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो क्यों लायबल होंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो कोई जो ड्राइवर का लेवल ऑफ ड्रंकनेस थी वो इतनी एक्सट्रीम नहीं थी जो बता दे कि यहाँ पे कोई ऑब्वियस डेंजर था, एक्सीडेंट होने के चांसेस थे। अब नाउ व्हाट वी हैव टू कंसिडर इज कि अगर हमारे पार्ट पे कोई नॉलेज है ऑब्वियस डेंजर के रिलेटेड तो ये मैक्सिमम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ऑब्वियस डेंजर का कोई भी जो है नॉलेज नहीं थी कि हो सकता है, तो उन केसेस में ये जो मैक्सिम है वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे क्या था कि एक तो ऑब्वियस डेंजर नहीं था इसलिए वो उसके साथ गई, और दूसरा क्या था कि यहाँ पे डिफेंडेंट के पार्ट पे निग्लिजेंस थी। डिफेंडेंट की निग्लिजेंस की वजह से हुआ तो मैक्सिमम अप्लाई नहीं हुआ, और रिप्रेजेंटेटेड है लाइबल फॉर द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ। अब देखो, कंसेंट मस्ट बी सेम, जो हम एक्ट कर रहे हैं सेम उसी के लिए कंसेंट होना चाहिए। बियॉन्ड जाएगा तो डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। और अगर डिफेंडेंट के पार्ट पे निग्लिजेंस है तो मैक्सिमम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक्सेप्शन देख लो, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन क्या है, पहला तो यही हो गया कि निग्लिजेंस जो है अगर होगी डिफेंडेंट के पार्ट पे तो ये मैक्सिमम एप्लीकेबल नहीं होगा। कंसेंट जहाँ पे फ्रॉड से ऑब्टेन किया हो, जहाँ पे कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है, फ्रॉड, क्रोजन, मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक, या हम कह सकते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कंपल्शन के अंडर किया गया है, तो जहाँ पे भी फ्री नहीं है। फिर आगे हमारा रेस्क्यू का केस। रेस्क्यू के केसेस में देखो कि कई बार क्या होता है कि प्लेंटिफ वॉलंटरी रिस्क तो लेता है पर वो क्यों रिस्क उठाया उन्होंने, सो एज टू रेस्क्यू समवन और सेव द लाइफ ऑफ समवन एल्स, समबडी एल्स फ्रॉम द डेंजर जो क्रिएट किया गया है डिफेंडेंट के द्वारा। अब उन केसेस में ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हम अप्लाई नहीं करवा सकते। हम नहीं कह सकते कि इनके पार्ट पे जो है वॉलंटरी कंसेंट था, ये खुद गए हैं अपनी मर्जी से उन्होंने रिस्क उठाया है, तो अब हम किसी भी जो डिफेंडेंट है वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं लायबल नहीं हूँ क्योंकि उनके पार्ट पे वॉलंटरी रिस्क उठाया गया है। देखो, दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन है कि एक हॉर्स है, रेस्टिव हॉर्स है, एंड समवन क्राई फॉर हेल्प। अब इस रेस्ट्रीव हॉर्स से कोई डेंजर नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी नेसेसिटी अराइज नहीं हुई है कि हमें किसी की जान बचानी पड़ रही है, ठीक है। स्टिल अगर एज आता है ये पता होते हुए भी कि कोई इमीडिएट या एमिनेंट कोई डेंजर नहीं था, कोई रिस्क नहीं था किसी को, स्टिल अगर एज आ रहा है उस पर्सन के क्राई पे इस डिस्ट्रीव हॉर्स से उसको
उतारने या उसकी हेल्प करने पर्सन की। तो अगर इसको ए को इंजरी होती है तो ये नहीं कह सकता कि आई नो कि वो प्लंग कर सकता है हॉर्स, पर वो कितना करेगा मेरे को ये नहीं पता था। नो वी कैन नॉट प्ली दैट। तो जो प्लेंटिफ है वो ये प्ली नहीं कर सकता कि मेरे को पता नहीं था कि पे कितना प्लंग करेगा, अब ये इसने इतना ज्यादा प्लंग कर दिया, मेरे को इंजरीज हुई है तो भाई मेरे को डैमेजेस दो, कंपनसेशन दो, नहीं कर सकता वो। क्यों? देखो ये सिचुएशन सेम जो है वो रेस्क्यू के केसेस में डिफरेंट होगी। ये एक एग्जांपल ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यूज में आपकी आई हुई है ये वाला पर्टिकुलर आपका केस लॉ। यहाँ पे फैक्ट थे कि जो डिफेंडेंट का सर्वेंट है उसने टू हॉर्स वैन थी अनअटेंडेड स्ट्रीट पे छोड़ दी। अब एक लड़का था जिसने पत्थर मारने से जो हॉर्स है इट बोल्टेड और लोगों की तरफ भागना शुरू हो गया, और जिससे कि लोगों की लाइफ को खतरा है, देयर इज एन एमिनेंट डेंजर फ्रॉम द हॉर्स। अब यहाँ पे जो कांस्टेबल है वो वहां पे अपॉइंटेड थे ड्यूटी पे, उन्होंने वॉलंटरी रिस्क उठाया, रेस्क्यू किया लोगों को, एंड इन द मीन वाइल उनको इंजरी कॉज हुई, उनको हर्ट हुआ, एंड ही फाइल्ड फॉर द डैमेजेस और फॉर द कंपनसेशन। नाउ कोर्ट हेल्ड दैट कि जो डिफेंस है ऑफ मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वो रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो जो रिस्क उठाया गया है वो डिफेंडेंट की मिसकंडक्ट की वजह से उठाया गया है। फर्स्ट वाले केस में तो कोई मिसकंडक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला था, फर्स्ट वाला जो ये है हॉर्स वाला, इसमें कोई एमिनेंट डेंजर नहीं था, कोई ऐसा रिस्क नहीं था कि आपको वो चीज करनी ही पड़ती, या आपको किसी की लाइफ को सेव करने के लिए आपने ये काम किया है। तो अगर आप कोई ऐसा रिस्क लेते हो जो कि किसी की लाइफ को रेस्क्यू करने के लिए आप उठा रहे हो रिस्क, तो आप उस केसेस में ये मैक्सिमम अप्लाई करवा सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे आपका कोई एज सच कोई आपको एमिनेंट नीड नहीं थी फिर भी आप जा रहे हो, तो आपके पार्ट पे वो कंसेंट वॉलंटरी कंसेंट था और मैक्सिमम एप्लीकेबल होगा। अब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में और कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस में डिफरेंस क्या है? देखो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो है वो अपने आप में कंप्लीट डिफेंस है। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस जो है वहां पे डिफेंडेंट की जो लाइबिलिटी है वो प्रोपोर्शनेटली कि उनका फॉल्ट कितना है उतने तक रिड्यूस हो जाएगी। फिर यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में प्लेंटिफ कंसेंट देता है पर फिर भी वो एक्सरसाइज करता है एक ड्यूटी ऑफ केयर। पर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस है वहां पे तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही निग्लिजेंट होते हैं। अब उस नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ को पता नहीं होता, ही डज नॉट अवेयर अबाउट द नेचर और एक्सटेंट ऑफ द रिस्क, वाइल वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में प्लेंटिफ खुद अवेयर है टू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क एंड नोइंग द सेम ही हैज कंसेंटेड फॉर द सेम। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को पता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस में रिस्क का प्लेंटिफ को कोई भी आइडिया नहीं होता कि कितना होगा, क्या नेचर होगा, क्या एक्सटेंट होगी। that's for that's all for now for this video। rest of the defenses जो हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। thank you for watching the video, please do like share and subscribe with your friends।